अभी आप जहाँ पर भी उठाकर देखेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, जहाँ पर बिजनेस न्यूज़ वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती है और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती है, इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में जहाँ पर जानकारी दी जाती है, वहाँ पर एक चीज़ आप तो लाजमी देखेंगे और वो दो डेटा है। पहला डेटा तो आ जाता है जीडीपी का और दूसरा आ जाता है इन्फ्लेशन का। अब देखिए, सुनने में बहुत आसान लगता है और बहुत ईजी लगता है, लेकिन इसके पीछे कितने नुकसान और कितनी अच्छाई और कितनी बुराई है, उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और आने वाला जो मंडे है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर बर्बादी नहीं, तबाही होने वाली है, तबाही। और यहाँ पर गिरावट नहीं बल्कि एक तबाही आपको देखने को मिलेगी। इंडेक्स वाइज, पोर्टफोलियो वाइज, स्टॉक वाइज तो और भी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर बुरा हाल हो सकता है। क्या रियलिटी है, क्या ऐसे रीजंस हैं? देखिए, रीजंस तो आपको ऑफ कोर्स पता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी है जो कि मेन है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं तमाम तर मुद्दों के ऊपर डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। यकीनन वीडियो आपके काम की होने वाली है, तो एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहले सर समझते हैं हम जीडीपी को। देखिए, जीडीपी की जहाँ पर बात आती है ना, तो यहाँ पर तीन चीज़ें होती है जो कि बहुत ही मेन होती है। जीडीपी को आप तीन तरह से, मतलब इसे तीन नज़रिए से देखा जाता है, आप ये कह लीजिए। सबसे पहला, प्रेजेंट में आया क्या है, न्यू डेटा जो भी होता है, जिस भी क्वार्टर का होता है, तो देखा यह जाता है कि उस क्वार्टर का, जैसे अभी क्वार्टर 2 की अगर हम बात करें तो अभी जो आया है वो आया है कितना, 5.4 आया है। तो सबसे मेन तो यही होता है कि देखा जाता है कि भाई प्रेजेंट में आया कितना है, और दूसरा ये होता है कि प्रीवियस क्या था, और तीसरी चीज़ ये होती है कि एक्सपेक्ट क्या थी। प्रीवियस क्या था ये तो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ठीक है प्रीवियस कम था या ज़्यादा था उससे मतलब नहीं है, जो था वो था, उससे जो बिगड़ना था या जो बुराई या अच्छाई होनी थी वो हो चुकी है। अब बात आती है कि लोगों की उम्मीदें क्या थी और आई क्या है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप सबसे पहले समझिए। उम्मीदें जो थी लोगों की वो थी कि भाई इंडिया की जो जीडीपी आएगी 6.5 आएगी, लेकिन आया कितना है, 5.4 आया है। मतलब आप पूरा कैलकुलेट करके देखें तो 1% से भी ज़्यादा कम आया है, 1% से भी ज़्यादा कम आया है। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ज़्यादा कम आया है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिला है। अब देखिए, जहाँ की जीडीपी ग्रोथ वगैरह अगर कम होने लगती है, जीडीपी अगर स्लो डाउन होने लगता है, इकोनॉमी जहाँ की गिरने लगती है, तो वहाँ सबसे पहली बात आती है कि भाई विदेशी इन्वेस्टर्स क्यों निवेश करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि भाई विदेशी इन्वेस्टर्स तो ये देखते हैं कि भाई जब उस देश की जीडीपी अभी गिर रही है तो हम वहाँ पर पैसे क्यों स्पेंड करेंगे, हम वहाँ पर पैसे क्यों लगाएंगे। तो ये एफआईआईज़ के नज़रिए से अगर देखा जाए तो बहुत ही बुरा होता है, और एफआईआईज़ ऐसे कंट्री में कभी पैसे लगाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर्स अगर कहीं भी पैसे लगा रहा है या फिर देश में लगा रहा है या फिर देश के बाहर लगा रहा है, तो उसका सिर्फ एक मकसद है कि भाई पैसे बनाना। लेकिन जहाँ पर पैसे न बने, खुद बदहाली में जो देश हो, वहाँ पर पैसे लगाना कोई भी पसंद नहीं करेगा। एफआईआईज़ की जगह अगर आप होते, हम होते, तो कोई भी पसंद इस तरह की बातें नहीं करता। अब दूसरा जो डेटा है वो इन्फ्लेशन का डेटा है। इन्फ्लेशन का अभी जो न्यू डेटा आया है वो क्या है, 6.21 है, जो कि काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, पिछले मरतबा जब इंटरेस्ट रेट की बात की गई थी तो वहाँ पर एक चीज़ें कही थी आरबीआई के गवर्नर ने कि भाई मुझे रेट कट को, इंटरेस्ट रेट कट करने में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि महंगाई बढ़ सकती है। इसी वजह से रेट कट नहीं किया गया और रेट कट को कैंसिल कर दिया गया, रेट कट करने को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जिस डर से, मतलब कहते हैं ना कि जिस चीज़ का डर था वही चीज़ें हो रही हैं, तो वही सारी चीज़ें अभी आपको देखने को मिल रही हैं। इन्फ्लेशन कम होना चाहिए तो ये ज़्यादा हो रहा है, जीडीपी ज़्यादा होना चाहिए तो ये कम हो रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपको समझना चाहिए वो ये है कि पिछले बार इन्फ्लेशन के डर से इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया गया था कि भाई इंटरेस्ट रेट करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, क्योंकि होता है ना कि भाई इंटरेस्ट रेट करने के बाद, कट करने के बाद अक्सर महंगाई वहाँ बढ़ने लगती है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि लोग सामान कंज्यूम करने लगते हैं, सामान खरीदने लगते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन वगैरह मिल जाता है, और वहाँ से लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग्स में, उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें, घर की ज़रूरत वाली चीज़ें, सारी चीज़ें खरीदने लगते हैं। तो वहाँ पर महंगाई बढ़ने की ज़्यादा
चांसेस रहते हैं। तो रेट नहीं कट किया गया और इन्फ्लेशन फिर भी बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब अगर रेट कट किया जाए इसलिए कि इकोनॉमी को बैलेंस करना है, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि भाई इकोनॉमी को बैलेंस करना है तो अब रेट कट करना पड़ेगा और कम से कम 0.50 बेसिस का मतलब रेट कट करना पड़ेगा। तो अब अगर रेट कट होता है तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा और रेट कट होने से तो और बढ़ेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पर रीबैलेंस हो या ना हो, एवरेज हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने के तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो फाइनली इन्फ्लेशन का डेटा वगैरह भी सही नहीं है और इन्फ्लेशन सिर्फ एक जगह पे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि मैं आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, यानी अगर फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए तो मैं कल की वीडियो में भी कहा था 10.87% है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर रूरल CFPI के अगर देखा जाए तो 10.69% है, अर्बन CFPI के अगर देखा जाए तो 11.09 है। उसके बाद हाउसिंग इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए तो 2.81 है और उसके बाद ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स को अगर देखा जाए तो 162.5 है, 162.5 है। तो ये बहुत ज़्यादा है। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए तो 5.45% है। ये सारी जगह पे जहाँ पर इन्फ्लेशन कम होना चाहिए वहाँ पर ज़्यादा है और यकीनन बहुत ही ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं जो डेटा मैं आपके सामने रखा हूँ। उसके बाद तीसरी जो कि इम्पोर्टेंट बात है जिसे लोगों ने भुला कर रखा हुआ है, ये न्यू डेटा जो आया है जीडीपी का और इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन और जीडीपी के चक्कर में लोग उसको भूले बैठे हैं। वो क्या है पता है आपको? लगातार आप डॉलर की कीमतें बढ़ते जा रही है रुपये के मुकाबले में, यानी रुपया कम होता हुआ चला जा रहा है और डॉलर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि भाई विदेशों से हमारे देश में जो चीज़ें इंपोर्ट होती है, क्या कहते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, हमारे देश के अंदर इंपोर्ट होता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे में बाहरी कंपनी को जो हमें पेमेंट करना पड़ता है वो डॉलर में करना पड़ता है। सोचिए अगर डॉलर का कीमत 84-84.5 रुपये के करीब है, अभी 84.49 है, तो लगभग 84.5 तो हो ही गया ना। तो अब सोचिए कि $1 के मुकाबले में हमें उन्हें 84.5 रुपये देने की ज़रूरत है। अगर रुपया मजबूत होता डॉलर के मुकाबले में, मानकर चलिए कि कितना 80 होता, तो हमें 80 रुपये देते, $1 की कीमत हो जाती। उनके अगर $100 थे तो हम 80 रुपये के हिसाब से पेमेंट करते $1 की। अभी 84 रुपये, 84.5 रुपये के हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ डॉलर अगर बढ़ रहा है ना रुपये के मुकाबले में, तो यहाँ पर ये चीज़ें नुकसान होती है। और आपको पता होनी चाहिए कि आज के डेट में भी भारत के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती है। क्या मैं बोल रहा हूँ? इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती है। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती है बाहरी देशों के लिए। तो फाइनली ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि सोमवार के दिन मार्केट में बुरी तरह से गिरावटें हो सकती है। देखिए अब ये बातें जो की जा रही, गिरावट को लेकर जो बातें की जा रही है, ये एक्सपेक्टेशंस की बातें की जा रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि गिरावट हो सकती है। इसका ये मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई गिरावट होगी ही, 100% श्योर है, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद ये न्यूज़ आई थी, समझ रहे हैं। तो अब मार्केट पे असर कब दिखेगा? सोमवार को ही दिखेगा। तो देखिए मार्केट के अंदर उस दिन क्या होता है, देखने वाली बात होगी। और देखिए ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, क्योंकि कंपनीज़ की जो अर्निंग ख़राब हुई थी उसी टाइम पे समझ में आ गया था कि भाई Q2 के जो रिज़ल्ट है और उसके बाद इन्फ्लेशन वगैरह जो चीज़ें सारी है, इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, ये सारी चीज़ें सही नहीं आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें पहले ही समझ में आ गई थी। कई ऐसी रेटिंग एजेंसियाँ हैं जो कि रिसर्च करती है अलग अलग देशों के ऊपर, जैसे मोडीज़ ने पहले ही कह दिया था कि भाई इंडिया की जो जीडीपी है वो स्लो डाउन होकर आने वाली है इस मर्तबा, ये पहले ही कह दिया था और वही चीज़ें हो रही हैं। तो कंपनी की जब अर्निंग्स खराब होने लगी थी, जब स्टॉक मार्केट का हाल बुरा चलने लगा था, उस टाइम पे ही बहुत सारी बातों का अंदाज़ा हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं है, डिटेल्स में खुलकर बातें जो आनी थी वो आ चुकी है। अब देखते हैं सोमवार को मार्केट क्या रहता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए कुछ भी हो, आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है तो आप बने ही रहिए। शॉर्ट टर्म में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और इन गिरावटों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल सकती है, अगर आपके पास पैसे वगैरह है, जैसे कई सारे लोगों ने पूछे पहले भी कि भाई अभी आप लमसम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ऐसा लग रहा है कि भाई पॉजिटिव हो रहा है।
समझ रहे हैं। तो वहाँ पर भी मैंने जवाब दिया था कि भाई हो रहा है ठीक है, लेकिन बराबर तो मार्केट में कुछ ना कुछ 2 दिन 4 दिन 6 दिन पे मौके आपको मिलते ही रहते हैं, हफ्ते में 1-2 मौके आपको मिल ही जाते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो धीरे धीरे करके आप ऐसे ऐसे मौक़ों पर पैसे लगा सकते हैं। तो वही चीज़ें आपको सोमवार के मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। देखिए, अगर मार्केट ऐसी रहती है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल के हिसाब से आप पैसे मार्केट के अंदर डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका होगा, और उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जो लोग पिछली गिरावटों में निवेश नहीं कर पाए या फिर उनके पास पैसे नहीं थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। तो इसे आप मौके के रूप में ही देखिए, बट आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से वो तमाम तर बातें की जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर भी अगर कुछ भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, लेकिन आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।